हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस में। तो आज यानी कि 28 जुलाई 2025 के द हिंदू में क्या है खास, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही हम लोग आज डिस्कस करेंगे 27 जुलाई का भी द हिंदू, बिकॉज कल हम लोगों ने मिस आउट कर दिया था। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट न्यूज फ्रॉम द हिंदू टुडे इज फ्रॉम चोला डायनेस्टी। चोला डायनेस्टीज लीगेसी प्रोवाइडेड रोड मैप फॉर मॉडर्न इंडिया, ये कहना है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। तो कल हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजिट किया तमिलनाडु को, और ओकेजन था द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट चोला किंग राजेंद्र फर्स्ट। तो इसी ओकेजन पे इन्होंने जो राजेंद्र फर्स्ट की बनाई बहुत सारे मॉन्यूमेंट हैं उनको विजिट किया, और इसके अलावा चोला डायनेस्टी के बारे में बहुत ही डिस्क्रिप्टिव तरीके से बताया कि कैसे हमारी हिस्ट्री में एक वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट, वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल डायनेस्टी का जो हिस्ट्री है उसको न सिर्फ अंडरमाइन किया गया बल्कि इसे छिपाया भी गया। अभी हमारे यहाँ हिस्ट्री पे बहुत वाइडली डिबेट होती रहती है। एनसीईआरटी की किताबों को दोबारा से क्या किया जा रहा है, रिवाइज किया जा रहा है, जिसमें लोगों को जो हिस्टोरिकल कैरेक्टर हैं उनको उनके कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे वेटेज दिया जा रहा है। हमने सुना होगा कि कैसे रजिया सुल्तान को या फिर नूरजहां को हिस्ट्री से बाहर कर दिया गया, हमने द हिंदू में कवर भी किया है। इसके अलावा मुगल एम्पायर को भी कट शॉर्ट किया जा रहा है। तो उसी को डिस्कस कर रहे थे हमारे प्राइम मिनिस्टर कल तमिलनाडु में, ठीक है। और इन्होंने कहा कि जो चोला डायनेस्टी है वो कोई ऑर्डिनरी कोई आम डायनेस्टी नहीं थी जिसने आया और एक पार्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया को ऑक्युपाई कर लिया एंड रूल करने लगे, है ना। इनका कहना है कि जो चोला डायनेस्टी है ना वो एक रोड मैप दिखाती है फॉर मॉडर्न इंडिया, कि मॉडर्न इंडिया को कैसे डेवलप किया जाए, कैसे विजन 2047 को अचीव किया जाए। अगर हमें ये विजन अचीव करना है, ये गोल अचीव करना है, तो वी शुड लर्न फ्रॉम चोला डायनेस्टी। इन्होंने बताया कि कैसे चोला डायनेस्टी ने उस टाइम पर कैसे अपनी मिलिट्री माइट को बढ़ाया, कैसे अब से 1000 साल पहले, है ना, चोला डायनेस्टी के पास क्या हुआ करती थी, अपनी नेवी हुआ करती थी फॉर अटैक, फॉर डिफेंस, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने चोला डायनेस्टी के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस उनको भी डिस्कस किया कि जो चोलाज थे वो कोई आम रूलर नहीं थे जिनकी सोच अपने एक पार्टिकुलर एरिया तक कन्फाइन रहती है। ये लोग डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी बनाते थे। इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस की अगर बात करो तो थाईलैंड, वियतनाम, चाइना, है ना, यहाँ पर भी जो चोला डायनेस्टी है उसके ट्रेसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इनके इकोनॉमिक विजन की भी बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर। अब से 1000 साल पहले, 1000 ईयर अगो, एक इकोनॉमी को प्लान करके सेटअप करना, ये भी कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं थी जो चोलाज ने करके दिखाया, ठीक है। इसके अलावा चोलाज के कंट्रीब्यूशन की बात करें इंडियन हिस्ट्री में, तो लोकल गवर्नमेंट, जनरली ऐसा बोला जाता है कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो ब्रिटिशर्स का दिया हुआ जो कॉन्सेप्ट है वो है, बट जो लोकल गवर्नमेंट है उसका कॉन्सेप्ट ओरिजिनली चोलाज ने दिया था। बहुत सारी लोकल गवर्नमेंट होती थी। इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसकी जो सबसे छोटी इकाई थी वो क्या थी, ग्राम थी, जिसका जो चीफ होता है उसको इलेक्ट किया जाता था, ठीक है। इसके अलावा कैसे चोलाज अब से 1000 ईयर्स पहले वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत ज्यादा प्रमोट करते थे, ठीक है। इनके टाइम पे जो लेडी जो हुआ करती थी उनको एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया जाता था। इसके अलावा अगर बात करें चोला डायनेस्टी के बारे में, तो चोला डायनेस्टी ने साउथ इंडिया से शुरुआत की, मद्रास से, मॉडर्न डे तमिलनाडु से, और इन्होंने एक्सपेंड किया टिल म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ठीक है। और इंडोनेशिया में और भी बहुत सारे जो आइलैंड हैं, तो लगभग बहुत बड़े पार्ट पर ये रूल करते थे ये लोग, ठीक है। इसके अलावा इनकी जो डायनेस्टी है अब तक दुनिया में सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे ओल्डेस्ट रूलिंग डायनेस्टी है। कब से शुरू हुआ इनका,
3rd सेंचुरी BCE से इनका राइन शुरू होता है, ये डायनेस्टी शुरू होती है और ये लोग कब तक रूल करते हैं? 13th सेंचुरी तक। तो लगभग 1500 ईयर्स लॉन्ग राइन रहता है इनका। इतना अभी तक किसी भी दुनिया की, अगर आप किसी भी कोने में चले जाओगे जहां किंगडम्स रहे होंगे, इतनी लंबी किसी भी डायनेस्टी ने रूल नहीं किया। तो लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी है ना। दिस इज द आयरनी ऑफ आवर हिस्ट्री, है ना, वेयर 200 साल रूल करने वाले मुगल हिस्ट्री के हीरो हैं, एंड 1500 ईयर्स रूल करने वाले चोलास हिस्ट्री के एक पन्ने में क्या कर दिए गए? कन्फाइन कर दिए गए। तो दिस इज द आयरनी, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें इनके आर्किटेक्चर की, तो ये आर्किटेक्चर को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, है ना। ये देखो हमारे प्राइम मिनिस्टर विजिट कर रहे हैं बृहदीश्वरा टेम्पल को। तो बृहदीश्वरा टेम्पल किसने बनाया था? इन्होंने ही बनाया था, चोला डायनेस्टी वालों ने। और स्पेसिफिकली किसने बनाया था? राजेंद्र चोला फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट ने बनाया था, जिनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कल तमिलनाडु की विजिट पे गए थे। तो ये है इनके बारे में एक इंफॉर्मेशन चोला के बारे में। और वाकई में जो चोला डायनेस्टी है, जो चोला किंगडम है ना, इससे मॉडर्न डे इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी कुछ सीख सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम कर्नाटका। एक्टिविस्ट डिमांड देवदासी सर्वे इन कर्नाटका विदाउट कंडीशन ऑफ एज लिमिट, ठीक है। तो देवदासी सिस्टम, व्हाट इज दिस देवदासी सिस्टम? देवदासी सिस्टम बेस्ट इंडिया में, मोस्टली साउथ इंडिया में अगर बात करें मॉडर्न डे इंडिया की, तो कर्नाटका, तमिलनाडु, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में पाया जाता है, ठीक है। पाया जाता था, बट अब तमिलनाडु में ये नहीं पाया जाता। ये आपको इन 4 स्टेट में आज भी देखने को मिलेगा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र, ठीक है। क्या है ये देवदासी सिस्टम? देवदासी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कोई भी गर्ल, क्योंकि अनमैरिड है, वो खुद को डिवोट कर देती है रिलीजन में, है ना, किसी देवता में या किसी टेम्पल में। यानी कि शादी तो करती है, मैरिज तो करती है, बट किससे? या तो टेम्पल से और या फिर किसी डाइटी से, ठीक है। अब इसमें कुछ भी गलत नहीं है ना, बट क्यों सर्वे की बात हो रही है? क्यों लेटर इन 1982 इसको खत्म कर दिया गया, सिस्टम को बैन कर दिया गया कर्नाटका में, ठीक है। प्रॉब्लम कहां पे आई? अब यहां तक तो ठीक था कि एक कोई अनमैरिड गर्ल है जो शादी नहीं करना चाहती है किसी भी फिजिकल मैन से, है ना, वो शादी कर लेती है टेम्पल से। इसका मतलब क्या है? टेम्पल से शादी करने का मतलब कि वो अपनी पूरी लाइफ डिवोट कर देती है टेम्पल की सर्विस में, टेम्पल का रखरखाव करना, टेम्पल की साफ सफाई करना, टेम्पल को मैनेज करना। इसके अलावा मैरिड टू डाइटी, कोई भी अपना कोई फेवरेट जो देवता होता है ना, वो अग्नि भी हो सकते हैं, इंद्र भी हो सकते हैं, कृष्ण भी हो सकते हैं, भगवान विष्णु भी हो सकते हैं, उनसे क्या कर लेना? शादी कर लेना। यानी कि पूरी जिंदगी, है ना, उन्हीं का भजन करते हुए निकाल देना। अब इसमें कुछ गलत तो है नहीं, है ना। कोई पर्सन है ना, उसकी मर्जी है, वो शादी करना चाहती है किसी पुरुष से या नहीं करना चाहती है, ये आज के मॉडर्न डे इंडिया में भी, ठीक है। बट ऐसी क्या प्रॉब्लम आई कि इस देवदासी सिस्टम को बैन करने लगी स्टेट गवर्नमेंट बाय द टाइम? कर्नाटका ने 1982 में बैन कर दिया। अब देखो प्रॉब्लम क्या आई कि देवदासी सिस्टम हमारे यहाँ चल रहा था, बहुत अच्छे से चल रहा था, एंड मुगल्स आते हैं, इस्लामिक इन्वेडर्स आते हैं। तो जब ये मुगल्स और इस्लामिक इन्वेडर्स या फिर जो निजाम्स वगैरह आते हैं साउथ में, ये लोग क्या करते हैं? बहुत सारी किंगडम्स को कब्जा लेते हैं जहाँ पे जो हिंदू किंग होते हैं। अब जब हिंदू किंग को रिप्लेस कर दिया जाता है भाई इस्लामिक किंग, तो क्या वो इस्लामिक किंग टेम्पल को कोई प्रोटेक्शन या फंड देगा? तो आंसर है नहीं। जिसकी वजह से ये जो देवदासियां हैं, है ना, ये बेघर हो गई, क्योंकि टेम्पल में ना तो कोई फंड आ रहा है, तो खाएंगी क्या?
साफ सफाई कैसे करेंगी, रेनोवेशन कैसे कराएंगी, तो इनके पास कोई रिसोर्स नहीं बचा। तो इस तरह से टेम्पल में इनका जो पैट्रोनेज था वो खत्म हो गया। एंड बाय द टाइम पता चला कि ये इनमें से कुछ देवदासियां प्रोस्टिट्यूशन की तरफ चली गई, बिकॉज फॉर सर्वाइवल, है ना। और कुछ नवाब्स, उस समय साउथ में निजाम्स होते थे, निजाम्स और जो जमींदार हैं उनकी मिस्ट्रेस बन गई, ठीक है। और ये जो सिस्टम है लागू रहा टिल इंडिपेंडेंस, है ना। दैट इज वाई जो कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इसे बैन कर दिया। दूसरा एस्पेक्ट निकल के आया कि करप्शन इनसाइड टेम्पल्स, है ना। अब टेम्पल का एक हेड होता है, जिसे हेड प्रीस्ट बोला जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारे प्रीस्ट होते हैं जो टेम्पल में रहते हैं, ठीक है। तो जब ये देवदासियां, है ना, टेम्पल्स में जाती हैं, टेम्पल से शादी करती हैं, तो रख रखाव करती हैं, तो इनके साथ, ठीक है, फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन के भी प्रूफ मिले हैं। देयर आर प्रूफ, है ना, कि जो प्रूव करते हैं कि इन देवदासियों के साथ जो एक डिवोशन में, है ना, एक धर्म के लिए, है ना, जिन्होंने पूरी अपनी लाइफ किसको डिवोट कर दी, टेम्पल को डिवोट कर दी, डाइटी को डिवोट कर दी, है ना। और उनके साथ क्या हो रहा है, फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन। और इसी से बचने के लिए तो उन्होंने शादी नहीं की थी, अदरवाइज तो वो पूजा पाठ तो शादी करने के बाद, मैरिज के बाद भी कर सकती थी, है ना। बट इसी सैंक्टिटी को बनाए रखने के लिए उन्होंने शादी ना करना चुना, और वही सैंक्टिटी क्या हो गई उनकी, बर्बाद हो गई, ठीक है। दैट इज वाई देवदासी सिस्टम अपने आप में थोड़ा सा नेगेटिव हो गया। बट क्या होता है कि जब कोई चीज रिलीजन के नाम पे की जाती है तो वो क्या हो जाती है, एक ट्रेडिशन बन जाती है ना। तो सबको पता था, लेकिन ये ट्रेडिशन पूरे साउथ इंडिया में जारी रहा और आज भी चल रहा है। खास करके जो कुछ जो ट्राइब्स हैं, बेरिया या फिर नट, है ना, ये लोग आज भी अपनी जो बेटियां हैं उनको देवदासी बनाना प्रीफर करते हैं। तो इसी की सर्वे की बात हो रही है कि हमें बताया जाए कि कितनी देवदासियां प्रेजेंटली कर्नाटका में एग्जिस्ट करती हैं, सो दैट कि हम उनके लिए कुछ प्रोविजन कर सकें, उनके लिए, है ना, कुछ एनजीओ से, जुडिशरी से कुछ हेल्प ला सके, सो दैट दे कैन लीड टू द बेटर लाइफ, है ना। उसी की बात कर रही है। और ये जो एक्टिविस्ट हैं जो डिमांड कर रहे हैं देवदासी सर्वे की, ये कहाँ के एक्टिविस्ट हैं, NLSIU, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, जो कि कहां पे है, बैंगलोर। तो देखते हैं इसमें क्या निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूज नासा इसरो निसार से रिलेटेड है। व्हाट मेक नासा इसरो निसार सैटेलाइट स्पेशल। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज दिस निसार, और क्यों इसको इतना वाइडली डिस्कस किया जा रहा है। तो देखो, जो निसार है, निसार की अगर बात करें तो निसार एक रडार है और इसकी फुल फॉर्म है N स्टैंड्स फॉर नासा, ठीक है, I स्टैंड्स फॉर इंडिया, सॉरी इसरो, S स्टैंड फॉर सिंथेटिक, A स्टैंड फॉर अपर्चर, R फॉर रेडार। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। तो नासा और इसरो, है ना, इन दोनों स्पेस एजेंसियों का जॉइंट वेंचर है, जिसके थ्रू दोनों जो स्पेस एजेंसियां हैं उन्होंने मिलकर एक रेडार बनाया है, एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बनाया है। दुनिया का सबसे एडवांस, है ना, सबसे बड़ा अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है ये, ठीक है। और जिसको लॉन्च करने की बात हो रही है, अभी हमने कुछ दिन पहले द हिंदू में आर्टिकल कवर किया था कि फाइनली इसको लॉन्च किया जाएगा 30 जुलाई को,
कहाँ से लॉन्च किया जाने वाला है ये? श्रीहरिकोटा, हम ही लॉन्च करेंगे इसे, श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा कहाँ पे है जरा आप कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। श्रीहरिकोटा हमारा लॉन्च पैड है जहाँ से इसरो अपने सैटेलाइट को, अपने रॉकेट्स को लॉन्च करता है। तो कमेंट सेक्शन में आप जल्दी से बताइए कि ये जो श्रीहरिकोटा है इंडिया के कौन से स्टेट में है। तो 30 जुलाई को श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया जाएगा थ्रू जीएसएलवी, एक मिनट, जीएसएलवी मार्क 2 रॉकेट के जरिए, है ना। तो दैट इज वाई जो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है इसको पूरे दुनिया में वाइडली डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। तो 30 जुलाई को लॉन्च होने वाला है और एक हिस्ट्री बनने वाली है। और ये नासा और इसरो का अब तक का सबसे बड़ा कोलैबोरेशन है जिसमें $1.5 बिलियन लगे हुए हैं, $1.5 बिलियन। इसके साथ ही ये जो निसार है ये दुनिया का सबसे बड़ा सिंथेटिक अपर्चर रडार है, सबसे बड़ा अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम है। क्यों भेजा जा रहा है इसको, है ना, इसके मल्टीपल फायदे होने वाले हैं। व्हाट इज द नीड फॉर निसार? निसार की अगर बात करें तो आजकल दुनिया में क्या हो रहा है, नेचुरल डिजास्टर बहुत तेजी से आ रहे हैं, ह्यूमन ड्रिवन चेंजेस बहुत तेजी से आ रहे हैं, इसके अलावा क्लाइमेट शिफ्ट बहुत तेजी से हो रहे हैं, ठीक है। इसके लिए हमें जरूरत है कि हम अपनी अर्थ पर 24 आवर मॉनिटरिंग करें, जिससे किसी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म जो डिजास्टर हमारी तरफ आ रही है ड्यू टू द इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक, इन द फॉर्म ऑफ वॉल्केनो, इन द फॉर्म ऑफ क्लाइमेट चेंज, उसको क्या किया जा सके, टाइम से पहले अवॉइड किया जा सके, ठीक है। तो जो निसार है वो पूरी दुनिया को अपनी जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करेगा, बट मोस्ट प्रोबेबली इसका इस्तेमाल कौन करेगा, इंडिया और यूएसए करेंगे, इंडिया, यूएसए और इनके अलाई नेशन, ठीक है। अब इस निसार को हमने ये जान लिया कि निसार को इंडिया और यूएसए, इसरो और नासा ने मिलकर बनाया है। क्या क्या मिलके बनाया है इसमें, देखो निसार में बेसिकली 2 तरह के बैंड लगे हुए हैं, एल बैंड और एस बैंड। एल बैंड मतलब लॉन्ग रेंज वेवलेंथ बैंड है ये, है ना, जिसमें क्या किया जाता है, ये बैंड है लॉन्ग रेंज की जो वेवलेंथ है उनको सूट करता है, जिससे बड़े एरिया को मैप किया जा सकता है, एक बार में ए लार्ज नंबर ऑफ पोर्शन को मैप किया जा सकता है। इस बैंड को बनाया है नासा ने। एस बैंड, शॉर्ट बैंड, जो शॉर्ट रेंज की जो वेवलेंथ है उनको शूट करता है। अब जो शॉर्ट रेंज जो वेवलेंथ है उनको शूट करने का फायदा क्या है कि छोटे एरिया को मैप करता है, बट प्रीसाइजली मैप करता है। तो इस बैंड को बनाया है किसने, इसरो ने। तो 2 बैंड लगे हुए हैं, एल बैंड और एस बैंड, ठीक है। एल बैंड को बनाया है आपके नासा ने और एस बैंड को बनाया है आपके इसरो ने, ठीक है। अगर बात करें कि कहाँ पे लॉन्च किया जाएगा और कहाँ पे इसको प्लेस किया जाएगा, तो 30 जुलाई को जब इसे लॉन्च किया जाएगा तो इसे 747 किलोमीटर की ऊंचाई पे, ठीक है, किसमें, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, इसमें रखा जाएगा विद द इंक्लिनेशन ऑफ 98.4 डिग्री के इंक्लिनेशन पे, ठीक है। तो निसार नो डाउट यूएसए और इंडिया के लिए फ्रूटफुल साबित होगा ही होगा, बल्कि पूरी दुनिया के लिए फ्रूटफुल साबित होगा। ऐसा नहीं कि अब इंडिया और यूएसए को मैप करेगा, पॉसिबल ही नहीं है, है ना। पूरे दुनिया को मैप करने की कोशिश करेगा तो पूरी दुनिया को फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, है ना। बट यह कि जरिया कौन होगा, इंडिया और यूएसए, ठीक है। डायरेक्ट एक्सेस किसी के पास नहीं होगा। तो ये निसार है और इस पर और भी डिटेल आएंगी। अभी तो 30 जुलाई को है, आज 28 जुलाई है, 29 यानी कि परसों इसको लॉन्च किया जाएगा, डे आफ्टर टुमारो। तो इस पर और भी आर्टिकल आएंगे और भी न्यूज आएंगी, तब हम इसको और ज़्यादा डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट, थाईलैंड कंबोडिया क्लासेस स्प्रेड अलोंग फ्रंटियर एज टोल राइजेस। तो जो नया कॉन्फ्लिक्ट दो कंट्रीज के बीच में साउथ ईस्ट एशिया में स्टार्ट हो गया है, हम लोगों ने परसों भी इसे डिस्कस किया था अपने द हिंदू एनालिसिस में कि दो कंट्रीज थाईलैंड और कंबोडिया दोनों नेबरिंग कंट्री हैं और दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ गए हैं। इसके कुछ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव भी थे, कुछ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव भी थे। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या था, एक लैंड डिस्प्यूट थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में पहले से चल रहा था, है ना, बट वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता था। बट करंट में कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि कुछ थाईलैंड के सोल्जर मारे गए, कुछ कंबोडिया के सोल्जर मारे गए, जिससे दोनों के बीच में ये जो डिस्प्यूट है दोबारा से शुरू हो गया और अब जो डिस्प्यूट है उसी लैंड डिस्प्यूट पे पहुंच गया है। ये जो कन्फ्रंटेशन है उसी लैंड डिस्प्यूट पे पहुंच गया है और वो डिस्प्यूट क्या है, एक टेम्पल है जिसके लिए दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है। उसका नाम है पेरिया बिहार टेम्पल, पेरिया बिहार टेम्पल, ठीक है। तो अभी जो डेथ टोल है वो बढ़ते जा रहा है ना, बहुत सारे लोग 33 पीपल अभी तक मारे जा चुके हैं इसमें और 1,50,000 लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं फ्रॉम देयर होम। और दोनों ही कंट्री कह रहे हैं कि हम एक ट्रूस करना चाहते हैं, एग्रीमेंट करना चाहते हैं, बट कोई भी साथ आने को तैयार अभी भी नहीं है ना। अब इंडिया को क्या चाहिए, इंडिया की टेंशन क्या है कि इंडिया थाईलैंड और कंबोडिया दोनों के साथ ही पीसफुल एंड फ्रेंडली रिलेशन एंजॉय करता है। तो अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है और ये दोनों ही कंट्री इंडिया के पास हेल्प के लिए आते हैं तो इंडिया के लिए एक डिप्लोमेटिक चैलेंज खड़ा हो जाएगा कि सिचुएशन को कैसे अवॉइड करें। और बहुत सारी कंट्रीज है ना सिर्फ इंडिया, चाइना, यूएसए, रशिया, इन सब कंट्रीज के सामने एक कंसर्न है कि इस वॉर को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। बिकॉज अगर ये जो वॉर है एक्सीलेट हुई तो ये दोनों कंट्री अपने अपने अलाई चूज करेंगे, सारे कंट्रीज के पास जाएंगे और हमारे सामने एक डिप्लोमेटिक डेडलॉक शुरू हो जाएगा कि हम थाईलैंड के साथ जाएं या कंबोडिया के साथ जाएं। तो इंडिया को भी जल्दी से जल्दी कोशिश करनी चाहिए कि इस डेडलॉक को जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी खत्म किया जाए, अदरवाइज इट विल बी ए डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम फॉर इंडिया। अगर चलते चलते बात कर लेते हैं थाईलैंड और कंबोडिया की ज्योग्राफी के बारे में, तो दिस इज थाईलैंड ग्रे एरिया में एंड दिस इज कंबोडिया। दोनों की कैपिटल, थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक एंड कंबोडिया की नॉम पनेम। बात करें अगर करेंसी की तो करेंसी थाईलैंड की है थाई बहत एंड कंबोडिया की रियाल। अगर यहां के प्राइम मिनिस्टर की बात करें, हेड ऑफ द स्टेट की, तो हुन मैनेट, ठीक है। वेयर थाईलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर है पेंटोगाटन सिनबात्रा, ठीक है। दोनों ही एक दूसरे के साथ लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। और अरेबियन सी इनके पास में है, गल्फ ऑफ थाईलैंड को दोनों कंट्री शेयर करते हैं, है ना। और अगर बात करें कंबोडिया की नेबरिंग कंट्रीज की तो यहाँ पे आपको वियतनाम देखने को मिल जाएगा, ऊपर आपको लाओस देखने को मिल जाएगा। थाईलैंड की अगर बात करें तो थाईलैंड का एक नेबरिंग कंट्री तो फिर कंबोडिया ही हो गया, दूसरा आपका लाओस भी है एंड इधर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, म्यांमार देखने को मिल जाएगा। तो ये थाईलैंड और कंबोडिया की एक कॉमन जियोग्राफी, एक सिंपल जियोग्राफी है। तो चलिए आज के द हिंदू सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल यानी कि 29 जुलाई के द हिंदू के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।